मॉडल के जरिए हम समझेंगे किसको, केपलर लॉज को। किसको? केपलर लॉज को। जोहानस केपलर एक फिजिस्ट था और एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने केपलर लॉज दिए, और इस मॉडल के जरिए हम तीनों लॉज को समझेंगे। जो अभी हमने बोर्ड पे पूरे तीनों लॉज को लिखा है उसको हमने वहां पे डिटेल में समझा भी है डायग्राम के जरिए बना के, लेकिन अब हम एक मॉडल के जरिए जब समझेंगे तो देखना आपको चीज जल्दी समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि केपलर्स ने क्या कहा था। केपलर से पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि जो सन के इर्द गिर्द कोई भी प्लैनेट अगर घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है, गोल गोल घूमता है। लेकिन केपलर्स ने क्या कहा कि गोल गोल नहीं घूमता, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या हुआ, एलिप्स क्या हुआ, जब हम दो सर्कल को क्या करें, फ्यूज कर दे, जोड़ दे, और उसको क्या बोलेंगे, एलिप्स। हमने ये भी बात की जो सर्कल होता है उसका कितने सेंटर होते हैं, सर्कल के कितने सेंटर होते हैं, 8। एलिप्स के कितने सेंटर होते हैं, 2। एलिप्स के 2 सेंटर। तो ये जो हमारे पास एक एलिप्स है इसके 2 सेंटर हैं, एक सेंटर ये और दूसरा सेंटर ये वाला है। तो इन सेंटर्स को नाम क्या दिया केपलर ने, फोकस 1 एंड फोकस 2। तो केपलर ने कहा कि इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होगा, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होगा। तो केपलर ने कहा कि कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द जब वो घूमता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट का मतलब होता है रास्ता, पाथ, जिस रास्ते कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो हर एक प्लेनेट का अपना अपना रास्ता होता है सन के इर्द गिर्द घूमने का। तो यहां पर केपलर के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा उसको पहले समझते हैं। केपलर के फर्स्ट लॉ ने उसने कहा कि जो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और इस एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, दोनों में से एक फोकस पे सन होता है। ये फर्स्ट लॉ में, क्लियर। अब आते हैं सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में केपलर ने क्या कहा कि जो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द जब वो घूमता है, देखो जैसे ये घूमना शुरू करेगा, ये इसके इर्द गिर्द जब घूमता है तो ये क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय करता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय करता है, लेकिन अनइक्वल स्पीड में, अनइक्वल स्पीड में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय करता है। वो कैसे, देखो अगर हमारे पास ये प्लेनेट सन से दूर होगा तो यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि सन दूर है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिसके कारण ये स्लो चलता है। जैसे ये प्लेनेट सन के पास पहुंचेगा तो ये तेजी से घूमेगा, तेजी से आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो ये जो इसकी स्पीड अनइक्वल स्पीड हुई, इस तरफ जब दूर गया तो स्पीड कम, पास आया तो स्पीड ज्यादा है। अनइक्वल स्पीड के कारण इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय कर रहा है प्लेनेट। ये केपलर ने सेकंड लॉ में, समझ में आया। उसके बाद केपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है। केपलर्स ने एक चीज और भी यहां पे बताई हमें कि कोई भी प्लेनेट जब सन के इर्द गिर्द घूमता है, उस घूमने में वो कितना टाइम लगा रहा है, उस टाइम को कैलकुलेट किसने किया, केपलर्स ने किया। और उसके लिए उसने एक्सप्रेशंस भी दी थी जिसको हमने बोर्ड पे लिखा भी और समझा भी। इस तरीके से हमने इस मॉडल के जरिए 3 लॉज को समझा। पहले लॉज में क्या कहा इसने, केपलर ने फर्स्ट लॉ में कहा कि अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल पाथ जो है उसका पाथ कौन सा है, इलिप्टिकल पाथ है, उसके जरिए वो घूमती है। सेकंड भी उसने कहा कि जो कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तय करता है पर अनइक्वल स्पीड होती है। थर्ड लॉ में केपलर ने कहा कि कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमने में जितना वक्त लगाता है वो वक्त कितना लगता है उसको कैलकुलेट किया केपलर ने। लेकिन एक चीज यहां पर बता दूं कि ये जो अर्थ यहां पर या कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमता है, इस घूमने में जो फोर्स कौन सी लग रही है ये केपलर ने नहीं बताया। इस फोर्स के बारे में किसने बताया था हमें, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण जो है ये घूमता है।